नमस्ते दोस्तों, दिस इज अश्मित वर्मा और आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में एक ऐसे स्कूल की जो सिर्फ शिक्षा का एक केंद्र नहीं है बल्कि बच्चों के सपनों को उड़ान देने की एक नींव है। आज हम बात करने जा रहे हैं पोदार का गौरव विंग्स पोदार लर्न स्कूल के बारे में, जो सिर्फ एक साल में ही जिसने शहर में अपनी एक नई पहचान बना ली है। और यहाँ के डायरेक्टर्स की मेहनत है कि सिर्फ एक साल में ही ये स्कूल CBSE एफिलेटेड हो गया है। यहाँ सिर्फ बच्चों के एकेडमिक्स नहीं, बच्चों के कॉन्फिडेंस और बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ पर ध्यान दिया जाता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं विंग्स पोदार लर्न स्कूल के दूरदर्शी डायरेक्टर्स यश जी सोलंकी, उमेश जी जाट और आशीष जी महंत। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपना MP11 में। मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि सिर्फ एक साल में ही विंग्स पोदार लर्न स्कूल CBSE एफिलेटेड हो गया। आप लोगों का क्या है, क्योंकि आप लोगों की इतनी मेहनत है, आप लोगों का क्या सोचना है कि सिर्फ एक साल में इतनी सफलता मिली है? इसे तो बहुत खुशी की बात है। इसके पीछे पूरी हमारी ही मेहनत नहीं, हमारी जो टीम है उन्होंने बहुत हमारा साथ दिया और हमारे एम्स और विजन्स ने हमारा जो लक्ष्य हमने तय किया है उस पर हम वर्क कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमारे स्टाफ और हमारी जो मैनेजमेंट टीम है उन्होंने बहुत हमें सपोर्ट करा। फिर साथ में हमारे साथ पोदार तो है ही, जो पीछे हमारे एक तरीके से बाप बेटों का वो रहता है ना संपर्क, ऐसा कि पीछे ऊपर हाथ है, वैसे ये कनेक्शन है हमारा कि विंग्स पोदार के साथ पोदार एजुकेशन नेटवर्क का साथ है। तो हमें ऐसी कोई दिक्कतें आई नहीं है। मतलब पोदार से ही पूरा आप लोगों को सपोर्ट है जो आप लोग। लेकिन एक आप लोगों से मैं पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। हम लोगों का बैकग्राउंड हमेशा कुछ अलग ही रहता है। जैसे आप लोगों ने, जब आप लोगों का खुद का पर्सनल एजुकेशन चालू किया होगा, पर्सनल बिजनेस चालू किया होगा, तो ये सोचा नहीं होगा कि हम इन फ्यूचर एजुकेशन के सेक्टर में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले भैया मैं यश सर से बात करना चाहूँगा। आपने जब इस एजुकेशन नेटवर्क में आप ने अपना फ्यूचर सोचा तो क्या था, क्योंकि आपका पुराना बिजनेस था, इधर आने का क्या निर्णय था, जो आपने क्या सोचा? देखिए, मैं बेसिकली एक लॉयर हूँ, कॉर्पोरेट लॉयर हूँ, बट मेरा एक एम था जो मैंने फेस करा है लाइफ में। जहाँ मैं जिस जगह पे गया बाद में एजुकेशन के लिए, फर्दर एजुकेशन के लिए, वहाँ पर मैंने फेस करा जो एजुकेशन का जो लेवल था वहाँ का और इधर का जो चेंजेस था, उसी एम के साथ यहाँ पर धार में कुछ अलग हो और उस लेवल का स्टैंडर्ड यहाँ पर दिया जाए। इसीलिए मैंने ये चूज़ करा है कि यहाँ के लिए अपन कुछ ऐसा करें। हम तीनों ने यही इसी एम के साथ उतरे कि कुछ ऐसा करे, बच्चे यह ना कर पाए कि बच्चे वहाँ पर जाए और बोले, बच्चे वहाँ पर जाके इंदौर में या यहाँ पर भी फर्दर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर ये बोले कि यार धार में वो एजुकेशन नहीं मिल पाया, इसके लिए आज मैं पीछे हूँ। बिल्कुल, ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोग फेस करते हैं। उमेश जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि कंस्ट्रक्शन बिजनेस से इधर आने का निर्णय कैसे लिया आपने? इसमें मैं शायद तक 9th या 10th में होऊंगा, अनमोल एग्जैक्ट तो नहीं ध्यान है, लेकिन हम घर में बैठे थे शाम के वक्त पे। तो वो आज भी सीन याद है कि कुछ लम्हे होते हैं जिससे हमें जो रिमाइंड रह जाते हैं, बाकी सब तो भूल जाते हैं अपन। तो हम घर में शाम में बैठे थे तो पापा कह रहे थे कि अपन भी एक स्कूल, छोटे स्तर से एक स्कूल चालू करेंगे। और वो उनने विजन जो हमें दिया, जो उन्होंने हमें संस्कार दिए, उनका सपना आज हम पूरा कर रहे हैं। फिर कंस्ट्रक्शन का बिल्कुल लाइन डिफरेंट थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे कि हमें इसकी बिल्कुल ABCD भी नहीं पता थी। लेकिन एम अगर लक्ष्य अगर है माइंड में तो वो पूरा अनुमान होता ही है। आशीष जी, आपसे भी जानना चाहूँगा मैं। सर, आपको यश सर ने जैसा बताया, मेन हमारा विज़न वही है कि जो प्रॉब्लम्स हमने फेस की है आफ्टर 12, वो प्रॉब्लम नेक्स्ट जनरेशन को ना आए और जो धार में एजुकेशन का गैप है उसको फुलफिल करना है। हम अनुमान देखते हैं कि बहुत से अगर अपन इंदौर जाएं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जाएं, तो जो धार से निकले लोग हैं उन लोगों का एक वहाँ पर उनको ये चीज़ फेस करना पड़ती है कि लेवल ऑफ स्टैंडर्ड, या फिर जिस हिसाब से वहाँ पे लोग रहते हैं जो बड़ी बड़ी सिटीज़ से आए, उनको ये चीज़ फेस करना पड़ती है कि यार हमको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिला। तो आप लोगों का ये एम था, आप लोगों ने पोदार एजुकेशन नेटवर्क को चूज़ किया। आप लोगों की कोई जर्नी रही होगी, जब पहली बार किसी चीज़ को शुरुआत करते हैं तो हम पहली बार बात करते हैं यार हम ऐसा सोच रहे हैं, क्या कर सकते हैं? क्या पूरी कहानी थी, पूरी शुरुआत क्या थी, क्या जर्नी थी? मैं थोड़ा सा आप लोगों से जानना चाहूँगा। ये कहानी तो बहुत बड़ी है, मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम घूमते फिरते, मैंने यश को बोला कि हम अपन एक स्कूल चालू करने का अपना प्लान है एजुकेशन को लेकर के। तो हमने बहुत सारे ब्रांड्स में हमने सर्चिंग करी, सब कुछ करा, लेकिन पोदार को ही फाइनल क्यों करा, इसके पीछे एक सॉलिड रीजन है कि पोदार का जो करिकुलम है, जो सपोर्ट है,
वो इतना वाइड और इतना अच्छा है, और धार के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। किसी भी नेटवर्क से जुड़ने से पहले हमारा एम तो अलग है ना, कि एम तो ये है कि धार की जनरेशन को हमें वो देना है जो बाहर जाकर के फेस ना करे जो बच्चे। तो वो एम को फेस करने से लिए हमें सपोर्ट कहाँ से करना है, एक ब्रांड के साथ, ऐसे ब्रांड के साथ जुड़ना था जिसका करिकुलम इतना सॉलिड हो कि वो बच्चा का बेस, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जिसे कहते हैं, कि उस माध्यम से बन जाए, आने वाली जनरेशन के हिसाब से एनईपी 2020 के माध्यम से अच्छा बन जाए। इसलिए हमने पोदार को फाइनल करा, बहुत सोच समझ करके करा है हमने, और इसकी जर्नी बहुत वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है। वैसे अब अगर आपने जैसे बोला कि आपने पोदार को चूज़ किया, फ्रेंचाइजी मॉडल आप लोगों ने यहाँ पर लिया है। फ्रेंचाइजी मॉडल अगर लेना हो तो सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, आपके पास बहुत ऑप्शन है। मैं वापस इस पे आपका जवाब चाहूँगा कि पोदार में ऐसा क्या है जो आपने उसको ही चूज़ किया? आप चाहते तो आप दूसरे भी फ्रेंचाइजी मॉडल चूज़ कर सकते थे, लेकिन सिर्फ पोदार ही क्यों? सब मेन पॉइंट तो उसका रीज़न ये है कि उसका करिकुलम, एक स्कूल को सबसे बेस्ट, अपन को सबसे ज़्यादा वो चाहिए तो सिर्फ करिकुलम चाहिए सर। और शायद इसीलिए पोदार टॉप 5 एजुकेशन ब्रांड में स्थिरता से मेंटेन्ड है, ऑल ओवर इंडिया टॉप 5 में ब्रांड का नाम आना, प्लस उनका जो ऊपर से सपोर्ट है सर वो अनबिलीवेबल है, प्लस टीचर्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, टीचर्स के लेसन प्लान्स, इनका पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम है। इवन क्वेश्चन पेपर्स भी जो बच्चा अपना धार में पेपर, जो मुंबई में पेपर दे रहा है बच्चा, वही पेपर अपना बच्चा धार में दे रहा है, तो वो लेवल पेपर का भी सेट है। तो बच्चे को इसमें अनुमान टाइम लगेगा, क्योंकि अभी अपना लेवल एकदम से, अगर मैं आज की तारीख में एकदम से अगर मैं मुंबई का पेपर दे दूंगा धार के बच्चों को, तो वो पॉसिबल नहीं है कि वो लेवल एजुकेशन गैप है सर। है। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो इम्पॉसिबल है कि वो हो नहीं पाएगा, समय लगेगा, 1 साल 2 साल 3 साल समय लगेगा, लेकिन वो पूरा 100% होगा। बिल्कुल, अगर कोई पौधा है तो हम एकदम से नहीं वो कर सकते कि वो वृक्ष वृक्ष बन जाए, थोड़ा समय उसमें समय लगता ही लगता है। है। आपने पोदार एजुकेशन नेटवर्क के बारे में बताया, बहुत अच्छे से बताया। आपको क्या लगता है कि जो आप लोगों का एम है, पोदार एजुकेशन नेटवर्क का एम है, धार शहर में का जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें किस तरह से बदलाव ला सकते? सर धार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा इंग्लिश में बोले। ठीक है, फ्लुएंट इंग्लिश तो एक सेकेंडरी हो गया, पेरेंट सबसे पहले ये चाहता है कि एटलीस्ट मेरा बच्चा फ्लुएंट रीडिंग कर पाए। तो उस एम से अगर अपन बात करें तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है धार के लिए। तो जो इनका करिकुलम है, जो पूरा वर्किंग प्रोग्राम है, कॉम्प्रीहेंशन, कि बच्चा पढ़ के कॉम्प्रीहेंड कर सके, जब भी तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कर पाएगा। रट के पढ़ने वाली जो पद्धति अभी तक चल रही है, जैसे हमने भी है, हमें रिविजन्स में अभी अनुमान सभी स्कूल्स में यही हो रहा है कि पढ़ा दिया, रिविजन्स में क्वेश्चंस रटा दिए, क्वेश्चन पेपर जो टीचर पढ़ा रहा है वही तो क्वेश्चन पेपर उनको ही तो बनाना है। तो जब वही टीचर पढ़ाएगा तो वो तो रटा करके बच्चे पास हो रहे हैं, नंबर सारे 100 आउट ऑफ 98, 90, 75, 80। लेकिन वही जब बच्चे बाहर जाते हैं, उनका लेवल उनको पता चल रहा है कि वहाँ उनको सर्वाइव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक नहीं कर पा रहे, वो फेस हो रहा है, क्योंकि वो कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे हैं। उनको आदत किस चीज़ की पड़ी हुई है? रटने की, रट के बोलने की, इन सब की आदत पड़ी हुई है। तो ये पद्धति हम चेंज करने में पोदार बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है इसमें। प्लस अगर अपन इंग्लिश की बात करें कि पढ़ना और रीडिंग के लिए, तो उसके लिए हमने एक्स्ट्रा क्लासेस जो पोदार हमें सपोर्ट करता है, उसके लिए बहुत उनका जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है, सिम्फोनिक्स जो मेन होता है, सिम्फोनिक्स जो प्रोग्राम है उनका बहुत अच्छा है। उसमें 100% रिजल्ट हमें बच्चे में अभी भी इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा मिला है फर्स्ट ईयर में भी हमें। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने बताया है कि पोदार किस तरह धार का जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें बदलाव ला सकता है। ये आप लोगों का पहला साल आपका एकेडमिक जो था, फर्स्ट ईयर था। ये कोई भी चीज़ की शुरुआत हम करें तो बिना चैलेंजेस के हम उसको पूरा नहीं कर सकते। ये पूरा साल आपका गया, क्या क्या चैलेंजेस आप लोगों ने इस पूरे साल में फेस करे? मैं तीनों से एक एक आंसर चाहूँगा इस बारे में। पर डे चैलेंजेस थे सर, पर डे। जैसे सबसे बड़ा चैलेंज सर मैं बताना चाहूँगा, वही वाली बात है कि हर पेरेंट जो इंग्लिश वाला है, पेरेंट ये चाहता है कि मेरे बच्चे को मैंने पोदार में डाल दिया है, अच्छे स्कूल में डाल दिया है, वो इंग्लिश बोलना सीख जाए, जल्दी से सीख जाए, जल्दी से सीख जाए। लेकिन इसके लिए मैं एक सिंपल सा मैसेज है कि समय लगता है। कोई किसी की पावर, ग्रेस्पिंग पावर फास्ट होती है, वो जल्दी ग्रैप करता है, किसी की ग्रैपिंग पावर स्लो होती है, वो धीरे धीरे होता है, लेकिन चेंजेस आते हैं। हम यही बोलेंगे कि अगर बच्चे को अपन रीडिंग, उनका बेस एक्चुअल में क्या होता है कि बड़े बच्चे आते हैं दूसरे स्कूल से आए, एक अनुमान अपन मान लीजिए कि हायर सेकेंडरी में बच्चा है अपने पास में, दूसरे स्कूल से आया है, धार के लेवल से आया है,
अपन डायरेक्टली जब उनको पौधा का करिकुलम और ये जब फेस करवाते हैं उसमें इशू आता है कि उसका जब बेस ही नहीं बना है, नहीं बना है। तो हम बेस से स्टार्ट करेंगे। हम अनुमान सभी बच्चों के लिए हम एक अलग से प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, अलग से एक लैंग्वेज क्लब का प्रोग्राम पीरियड भी चल रहा है, उसके लिए भी हम मेहनत कर रहे हैं। कुछ टेक्निक्स भी अलग से ला रहे हैं हम कि जिससे अलग से चलता रहे, क्योंकि सिलेबस तो एक पार्ट है ही, लेकिन इसके अपार्ट भी हम एकेडमिक्स के अपार्ट हम उस पर फोकस कर रहे हैं कि लैंग्वेज पे एक कमांड आ जाए। और लेकिन उसकी शुरुआत तो नींव से होगी, नींव से ही होगी। डायरेक्ट पहली ऊपर सीढ़ी पे नहीं चढ़ सकते अपन, जंप नहीं कर सकते, फर्स्ट सेकंड थर्ड से ही स्टार्ट होना पड़ेगा। तो बेस ही नहीं है बच्चों का, तो वो उसके लिए मेहनत में समय लगेगा। सक्सेस की कोई लिफ्ट नहीं होती है, हमको सीढ़ियाँ चढ़ के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि लिफ्ट बीच में एक बार रुक सकती है, पर सीढ़ियाँ हम चढ़ सकते हैं और फिर अपनी सक्सेस पे पहुंच सकते हैं। जैसे आपने बताया कि आप लोगों ने चैलेंज फेस किए, लेकिन अचीवमेंट्स भी होते हैं। साल भर में कुछ ऐसे अचीवमेंट्स मिले होंगे, कुछ ऐसी उपलब्धियां मिली होगी जो आपको लगता है कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा खास है। ऐसी क्या चीज़ें हुई? खोलते वक्त हमने सोचा था कि इतने एडमिशन्स हमने टारगेट रखा था कि हमें 300 अचीव करना है। इसमें सबसे बड़ा टास्क कि मार्केट में हवा थी, सब कुछ था कि ये एक साइड में स्कूल है, हाँ, आउटसाइड है, लेकिन उसका हमें पेरेंट्स ने, धार की पब्लिक ने हमें बहुत अच्छा सपोर्ट करा। उन्होंने हमारी बातें समझी, उन्होंने इतना हमारे पर भरोसा जताया कि वो साइड में भी हमें उन्होंने सपोर्ट किया। ये बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए कि यहाँ पर गैदरिंग, यहाँ पर पेरेंट्स को लेकर के आना, समझाना, वो बहुत बड़ा चैलेंज था। क्योंकि धार के लोगों में थोड़ी सी थिंकिंग हो जाती है कि आउटसाइड है। हाँ। भले ही अगर अपन ये बाहर की सिटीज़ में देखें तो सिटी टू सिटी में ही अंदर घूमने में ही लोग 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर जाना एक बार मान लेते हैं कि चले जाएंगे, लेकिन धार से आप 1 किलोमीटर भी बाहर आने की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि बाहर आउटसाइड है। तो ये आप मानते हैं कि आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि इतने ये लोग- चैलेंज था, चैलेंज को अचीवमेंट में बदला है। इसमें सपोर्ट करा है ऑब्वियसली हमारे धार की पब्लिक ने। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम लोग अगर बात करें तो आजकल जो चीज़ें चल रही हैं किसी भी फील्ड में, सिर्फ एजुकेशन की फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, हर फील्ड में कंपटीशन है। आप लोग एजुकेशन सेक्टर से, धार के एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत कंपटीशन है। आप उस कंपटीशन को कैसे देखते हैं? सर कॉम्पिटिशन्स तो है, लेकिन अगर आपने आपका लक्ष्य, आपने एम अगर सोच रखा है, अपार्ट फ्रॉम दिस कंपटीशन को अगर साइड में करें, अगर अपना लक्ष्य है तो सर कॉम्पिटिशन्स को आप ध्यान मत दीजिए। हमें वर्क करना है जो हमने सोचा है, जो हमें धार की जनता को देना है। तो दूसरे कॉम्पिटिशन्स में अगर उन पर फोकस करेंगे तो सर भटक जाएंगे लक्ष्य से। तो हमें कॉम्पिटिशन्स को साइड में रखते हुए हमें सिर्फ अच्छा देना है। हमें कि 10th एटलीस्ट 10th 12th के बाद में, 8th के बाद में धार का बच्चा इंदौर स्विच हो रहा है, वो हमें रोकना है। तो उसके लिए सभी से सपोर्ट, सभी धार की पब्लिक से मतलब वो है कि हमें सपोर्ट करें, और ऑब्वियसली वो होगा, समय लगेगा, लेकिन वो 101% वो क्लियर अपना होगा कि बच्चे इंदौर अपन को शिफ्ट होने से रोकना है। क्यों नहीं हो सकता? अपन धार में क्यों नहीं रोक सकते? कर सकते। क्यों बाहर भेजना है बच्चों को? क्यों कॉम्पिटिशन्स के लिए बाहर में तैयारी करवाना है? अपन ऐसा क्यों प्रोग्राम नहीं कर सकते फ्रॉम 8th कि अपन करिकुलम में कुछ बच्चों का बेस ऐसा बना दे फ्रॉम 6 7 से कि वो कॉम्पिटिशन्स के फेस में आ जाए। करिकुलम में मिक्स में अपन मैनेज कर सकते हैं कि बाहर जाके वो बच्चा पढ़ रहा है, वो अपन करिकुलम में भी सेट करके अपन रेडी कर सकते हैं। आना वहीं से है, बच्चे का बेस अगर मजबूत है तो कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स में कोई ऐसे डिफिकल्ट, कोई बाहर से क्वेश्चंस नहीं आते। बेसिकली पूछा यही जाता है, 6 to 10th का ही बेस पूछा जाता है कॉम्पिटिशन्स में। तो यही अपन यहीं बच्चों को क्यों उस लेवल से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे कि अपन बच्चों को बाहर जाना। कंपटीशन एग्जाम्स में भी 6 to 10th के एनसीईआरटी का ही सिलेबस एनसीईआरटी का ही आता है कि आप लेकिन वो है कि बस आपका बेस, वो रूट लर्निंग नहीं, रट के वो नहीं है कि वही बुक्स में से आएगा। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए बेसिक्स। बिल्कुल सर, पोदार विंग्स पोदार लर्न स्कूल का एक लाइन है, धार्स फर्स्ट रोबोटिक्स स्कूल। तो क्या रोबोटिक्स यहाँ पर अवेलेबल है? रोबोटिक्स दूसरे लोग भी बहुत सारी डिमांड करते हैं कि हम भी रोबोटिक्स स्कूल हैं, बट पोदार रोबोटिक स्कूल कैसे एक अलग है और क्या है इसमें, मतलब क्या फैसिलिटीज अपन बच्चों को प्रोवाइड करते हैं? असली तो हमारे यहाँ पर स्टेम रोबोटिक्स का कॉन्सेप्ट है। फ्रॉम फर्स्ट हम रोबोटिक्स लॉन्च कर देते हैं क्लासेस के लिए, मतलब बच्चे रोबोटिक्स के क्लास में जाकर एक इंफ्रा टाइप का जो होता है उस टाइप का करते हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड्स करते हैं। रोबोट्स में ऐसा नहीं होता कि एक आपको रोबोट बनाते हुए सिखा दिया। रोबोट कैसे बनता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या काम करती है, हाउ ट्रैफिक लाइट्स वर्क, ये सब चीज़ें सीखना। ये सब चीज़ें एक जो जनरल बेस जो भी चल रहा है, जो हम डेली यूज़ में भी कर रहे हैं। आज ट्रैफिक लाइट है, अब जनरल है, पर वो कैसे यूज़ में आ रही है, क्या हम उसको कर रहे हैं, कैसे बनती है, ये सब चीज़ें बच्चों को नहीं पता। ये सब चीज़ें सिखाना, ये सब एक
नींव मजबूत करना बच्चों की, वही चीज़ रोबोटिक्स में आएगी। प्लस ये जो करिकुलम है ये इनके 300+ स्कूल्स में सभी में ये फॉलो हो रहा है। अच्छा। तो एक इनके पास एक वास्ट टीम है, इसीलिए जो 200+ इनके पास टीम है जो करिकुलम डिज़ाइन करती है, हाउ रोबोटिक्स वर्क, हाउ आवर बुक्स आर वर्किंग, ये सब चीज़ें उनको हर साल चेंज करना, ये सब चीज़ करना, ये सब उनके पास है। तो ये सब चीज़ें वो वर्क करके सभी स्कूल्स में प्रोवाइड करते हैं इनके PLS PIS में। इसमें एक और चीज़ जो डिफरेंट है वो अगर अपन देखें तो उन्होंने रोबोटिक्स को सिर्फ एक लैब के माध्यम से नहीं छोड़ा है, उन्होंने उसको एकेडमी, उनका जो करिकुलम उन्होंने डिज़ाइन करा है वो एकेडमिक से जोड़ के रखा है। मान लीजिए एक नॉर्मल से टॉपिक है डिस्कवरी मोशन, तो डिस्कवरी मोशन अपने को अपन ने आज तक बुक्स में ही पढ़ा है, हाउ सर्किट वर्क्स। प्रैक्टिकल लर्निंग में बच्चे को लॉन्ग लास्टिंग तक याद रहता है, वो कभी भूलेगा नहीं भूलता है। बुक से पढ़ा हुआ फर्स्ट का बच्चा, सेकंड का बच्चा, थर्ड में जाएगा, पीछे का भूल जाएगा बच्चा। लेकिन उसमें क्या होता है, जैसे डिस्कवरी मोशंस हो गए, डिस्कवरी मोशंस में कितने मोशंस होते हैं, वो प्रैक्टिकली जब बच्चा करता है कि डिस्कवरी मोशंस के बारे में, वो पूरा एक स्टोरी बेस्ड रहता है कि डिस्कवरी मोशन के ऊपर एक स्टोरी है पूरी, करिकुलम में सेट कर दिया है उसको। तो उससे क्या हो गया, उसको एकेडमिक पे भी सपोर्ट मिल गया, एग्जाम्स में भी सपोर्ट मिल गया, प्लस उसको याद रहेगा, उसको रटने की जरूरत नहीं है, उसको रटने की जरूरत नहीं है। अगर उसको याद करके भी बच्चा अगर एग्जाम में नहीं गया है तो उसने प्रैक्टिकल करा है, वो उसके बिहाफ पे, प्रैक्टिकल के बिहाफ पे वो अपीयर कर सकता है एग्जाम में। बिल्कुल। तो वो भी एक बहुत स्ट्रांग पार्ट है। प्रैक्टिकल नॉलेज एक बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। आज की डेट में जो जनरेशन जो अभी मांग रही, आने वाला समय जो मांग रहा है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज ही चाहिए। जी बिल्कुल। आज आने वाली जनरेशन को हम नाम दे रहे हैं, AI जनरेशन है, ये जनरेशन है। हाँ। तो वैसे भी जनरेशन बहुत फास्ट है, ये बहुत फास्ट है और अडाप्ट कर लेती है चीज़ों को बहुत जल्दी अडॉप्ट। तो अगर प्रैक्टिकल नॉलेज, बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करूंगा कि प्रैक्टिकल नॉलेज अगर हम कोई चीज़ करते हैं तो हमको याद रहता है कि हमने उस टाइम ये चीज़ करी थी, ये चीज़ परफॉर्म की। अपन मूवी देखने जाते हैं, अपन 3 घंटे की मूवी अगर अपन ने टॉकीज में देखने गए या मोबाइल में देखी, घर पे देखी, आपको उसके कैरेक्टर्स याद रहेंगे, स्टोरी याद रहेगी, कास्ट स्टोरीज याद रहेंगी। आप 2 साल बाद भी पूछेंगे कि आपको गाने याद रहेंगे, लेकिन एक ही बार देखी ना आपने। हाँ, क्योंकि वो देखा आपने। हाँ, पढ़ा और ये ह्यूमन टेंडेंसी सबके साथ कॉमन है। इसमें कुछ भी वैसा नहीं है कि आपकी इसमें कुछ भी नहीं होता कि कोई बच्चा वीक स्ट्रांग, कुछ भी नहीं होता, ये सब एक समान होता है। सही है। हमने पुराने क्वेश्चन में लक्ष्य की बात की और मेरा ये मानना है कि कोई भी योजना लक्ष्य प्राप्ति की सोच के बगैर पॉसिबल नहीं है। अगर हम कोई योजना कर रहे हैं तो हमारा कुछ लक्ष्य है कि हमको वहां तक पहुंचना है। ये आपका साल बहुत अच्छा गया। आने वाले 5 साल में अब विंग्स पौधा लर्न स्कूल को कहाँ देखते हैं? हमने जो प्रॉमिसेस करे हैं, जो सामने पेरेंट्स के सामने आए हैं कि 8th के बाद 10th के बाद में बच्चा बाहर नहीं जाए, वो उस पर हमें कमांड करना है। वो हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी है कि वो बाहर का सोचे ही नहीं, पेरेंट्स की बाहर क्यों भेजे। फिर सेकेंड कि हर पेरेंट जो चाहता है कि कॉम्प्रिहेंड करके बच्चा रोट लर्निंग पे हम कमांड करें। आने वाले 5 सालों में हम ये है कि ये पद्धति हम चेंज करना चाहते हैं धार की रट के बच्चा एग्जाम में अपीयर कर रहा है, उसको सोच के समझ के अगर आंसर लिख रहा है। हम नंबर्स पे बात नहीं करें कि नंबर्स, ये रिजल्ट्स क्या काम आते हैं, मार्कशीट्स क्या काम आ रही है। 100 में से 98 बच्चा ला रहा है, पेरेंट्स भी खुश है कि 100 में से 98 है, लेकिन वो 98 के पीछे की कहानी देखी ना, वो कितना समझ कर लेकर के आया 98। आपसे 12th के बाद कोई आपके परसेंटेज भी नहीं पूछता है कि आपको 10th में 12th में कितने आए, लेकिन आपका नॉलेज हमेशा काम आएगा। हर जगह आपको, आप अगर बच्चा अगर किसी भी फील्ड में जाएगा, नॉलेज तो उसको काम आएगा। तो नॉलेज समझ करके ही आएगा। तो मैं यही कहूँगा कि हम नंबर्स की रेस में ना भागे, हम समझ कर कॉम्प्रीहेंड करके कितना बच्चा अपीयर करके वो नंबर ला रहा है, वो एक्चुअल उसका टैलेंट है बच्चे का। 100 में से 98 एक बच्चा ला रहा है रट के, और एक बच्चा समझ करके 100 आउट ऑफ 60 ला रहा है, तो वैल्यू 100 आउट ऑफ 60 वाले की ज़्यादा है। तो इस पर हमें कमांड करना है, रटने वाली पद्धति हमें बंद करना है। हमें समझ करके बच्चा समझ कर कॉम्प्रीहेंड करके बच्चे एग्जाम्स में अपीयर करे, ये इसे हमें लाना है। आने वाले 5 साल में हम ये करके दिखाएंगे। मतलब आप 5 साल में स्कूल को वहाँ देख रहे हैं क्या कि लाइन लग रही है कि भैया हमको तो पोदार में एडमिशन चाहिए, कुछ भी हो जाए। ये आपके मुंह में की शक्कर है बिल्कुल। सर, पेरेंट्स बहुत डाउटफुल रहते हैं, भले ही आपके स्कूल में बच्चों के एडमिशन करवा देते हैं, क्योंकि पेरेंट्स का एक सपना रहता है कि हमारे बच्चों को एक बेहतर एजुकेशन मिले। हर पेरेंट्स का ये सपना रहता है। पेरेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि बच्चे इन फ्यूचर भी एडमिशन अगर बच्चे के यहाँ पर करवाते हैं, और जो बच्चे यहाँ ऑलरेडी यहाँ पर एडमिशन ले चुके हैं, उन पेरेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज है? अभी एग्जिस्टिंग पेरेंट्स के लिए तो मैं ये कहूँगा, उन्होंने जो पहले साल में हमें इतना भरोसा जताया, हमें हमारे एक अचीवमेंट पे पहुँचाया, 300 एडमिशंस पे हमें बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है फर्स्ट ईयर में। तो वो उन्होंने दिखाया, तो हम उनके भरोसे पे उतरे। जो हमने कमिटमेंट्स करे हैं वो हमने पूरे करना है। बहुत सारे चैलेंजेस आए हमें अभी भी, जो हमने फर्स्ट ईयर में
वर्कआउट करा है, उनके पेरेंट्स में जो प्रोमिसेस पे वर्कआउट हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमारा सपोर्ट नहीं करा है। बीच सेशन में भी हमें पेरेंट्स ने हमें हमारे सुझाव भी बताए हैं, क्योंकि उनकी भी सुनना जरूरी है। वो मार्केट में रहते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें सब कुछ नॉलेज है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है। उनकी सुन करके ही हम समझ करके हम वर्कआउट कर रहे हैं। हम हर पेरेंट की सुनते हैं, समझते हैं कि वो क्या चाहता है, क्या चाहते हैं, देन हम इम्प्लीमेंट करते हैं कि हमें टेक्निक्स पे क्या वर्कआउट करना है। तो अभी तो एग्जिस्टिंग पेरेंट्स के लिए तो यही है कि उन्होंने हमारे लिए भरोसा जताया है, उन्होंने अपने बच्चों का भविष्य हमारे हाथों में सौंपा है, तो समय दे हम उनके भरोसे पे उतरेंगे। क्योंकि एक बहुत बड़ा विश्वास जो पेरेंट्स है टीचर्स पे करते हैं, क्योंकि उनके बच्चे का जो पूरा फ्यूचर है वो एक शिक्षक के हाथ में ही दे शिक्षक के देते हैं। बस हाँ, तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे विंग्स पोदार लर्न स्कूल के बारे में जाना, पोदार एजुकेशन नेटवर्क के बारे में जाना, आपके फ्यूचर एम्स के बारे में जाना, आप लोगों के प्रेजेंट के बारे में जाना। तो बस यही उम्मीद है कि आगे भी जो आपने कहा 5 साल में पोदार जिस मुकाम पर पहुंचना चाहता है वो बिल्कुल पहुंचेगा। थैंक यू सो मच, आप तीनों हमारे साथ यहाँ पर रहे। थैंक यू। तो गाइज आप सभी ने देखा कि किस तरह पोदार एजुकेशन नेटवर्क और विंग्स पोदार लर्न स्कूल सिर्फ बच्चों के एकेडमिक्स पर काम नहीं करते हैं, बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट, बच्चों के कॉन्फिडेंस और अदर एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान देते हैं। आपने देखा कि आने वाले समय में किस तरह से पोदार एजुकेशन नेटवर्क्स और विंग्स पोदार लर्न स्कूल धार में एक एजुकेशन सेक्टर में नया नाम, नई ग्रोथ और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि किस प्रकार पुराने लोग जो थे उनको ये फेस करना पड़ता था कि उनको अपनी सिटी में अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाता था और उसके कारण उनको बाहर बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती थी, लेकिन पोदार एजुकेशन नेटवर्क के ज़रिए वो धार में भी ये सुविधा उनको प्राप्त होगी। दिस वॉज अश्मित वर्मा साइनिंग ऑफ विद दीपक चौहान ऑनली ऑन अपना MP11। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ आपसे मिलेंगे जल्द ही। थैंक यू सो मच।